कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम नाजरीन, आपको खुश आमदीद कहते हैं वाशिंगटन टॉक शो में वाशिंगटन डीसी से। नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं आज हमारे मेरे को होस्ट असलम खान तनोली साहब, जो कि सोशल मीडिया व्लॉगर हैं, और मेरे साथ मौजूद हैं फ़ारूक मिर्ज़ा साहब, जो कि फोर्थ पिलर मीडिया वॉच के प्रेसिडेंट हैं और न्यूयॉर्क में मुकीम हैं, और वहाँ पर इनकी कम्युनिटी के अंदर ये तमाम मामलात पर गहरी नज़र रखते हैं, और ज़ाहिर है कि जर्नलिस्ट हैं तो इनका ज़रा मुशाहिदा बहुत इनका क्लोज होता है। वाशिंगटन नाइट शो के होस्ट जनाब आसिम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप तमाम को मैं खुश आमदीद कहता हूँ। नाजरीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको चंद गुजारिशात पेश करना चाहता हूँ कि आप हमें फीडबैक देते रहिए, अपने कमेंट्स और अपने क्वेश्चन इस प्रोग्राम के लिए भेजते रहिए, वो हमारे लिए बहुत कीमती होते हैं। आज के प्रोग्राम के एजेंडे की तरफ चलते हैं। बहुत कोई लंबा चौड़ा एजेंडा नहीं है। हम पाकिस्तान की सियासत पर बात करेंगे, और उसके बाद जो पाकिस्तान की आने वाला मुस्तकबिल जो है, उसके अंदर सियासी जो बसात बिछने जा रही है, उसके मुतालिक बात करेंगे अपने माहिरीन के साथ। और फिर अमेरिका में हाल ही में टोर्नेडोज आए हैं, जिसके अंदर 100 से ज़्यादा अफराद जो है वो अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, माली नुकसान भी हुआ है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और इसके अलावा अमेरिका में इन्फ्लेशन रेट जो है वो ऊपर जा रहा है, और सदर बाइडन साहब की जो है वो मकबूलियत में कदरे कमी आ रही है, उस पर बात करेंगे। उसके साथ साथ फिर वर्चुअल कॉन्फ्रेंस की है समिट ऑफ डेमोक्रेसी के नाम से, जो मुख्तलिफ स्टेट्स हैं उनके ऊपर बात करेंगे, पाकिस्तान की अदम शिरकत के ऊपर, और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी जो है उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो मैं आगाज़ करता हूँ असलम खान तलौली साहब आपके साथ, कि पाकिस्तान में जो सियासी सूरत हाल है, हुकूमत अपोजिशन के साथ बैठना नहीं चाहती, अपोजिशन कतरे तैयार है बैठने के लिए, और इसी तरह कशमकश में 3.5 साल गुजर गए हैं। तो आप बताइए कि अब आगे आने वाला वक्त जो है वो पाकिस्तान में सियासी कशीदगी पाकिस्तान को किस तरफ लेके जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है, इस टाइम सबसे पहले जो पॉलिटिकल क्राइसिस जो पैदा हो चुकी है पाकिस्तान में, वो तो पिछले 3 साल से आप देख रहे हैं कि कोई काम ना तो गवर्नमेंट कर रही है, और उसकी प्रोग्रेस पूरी दुनिया के सामने है, पूरे पाकिस्तान के सामने। उसके बाद अपोजिशन की जो लड़ाई है वो भी उनके अपने मफादात हैं, जिसमें आज पूरी कौम हकीकत में वो मायूस हो चुकी है, इमरान खान की गवर्नमेंट से भी। और अपोजिशन का हाल भी देख रहे हैं कि इस वक्त नए नए जो केस आ रहे हैं सामने। आप मुझे ये बताएं कि हम इमरान खान को ने जो वादे किए थे वो वादे उसने पूरे नहीं किए। दूसरी तरफ इस वक्त अपोजिशन का ये हाल है कि उन पे भी आज शहबाज शरीफ का देख लें, उनके ऊपर 16 अरब का जो हमजा शहबाज पे और उस पे जो केस इस वक्त आज जो आया है, और जो 5500 लोगों का जो जुडिशियल मर्डर जो है वो भी उनपे केस बन रहा है। तो क्या इसके बाद इनको अपोजिशन लीडर रहने का हक है? इखलाकी तौर पे तो मैं ये समझता हूँ कि ये भी इसके हकदार नहीं है। उसी तरह अब आज इमरान खान ने वो वादे जो कंटेनर पे किए, वो तमाम रिफॉर्म धरे के धरे रह गए, बल्कि खुद भी और उसके जितने इमीडिएट किचन कैबिनेट थी वो भी करप्शन का शिकार हो चुकी है, उन पे बड़े बड़े स्कैंडल बन रहे हैं। ठीक है ना? तो इस वक्त खित्ते की सूरत हाल देखें कि इस वक्त इसराइल और ईरान की जंग सर पे खड़ी हुई है। ठीक है, आज इसराइली प्राइम मिनिस्टर ऑलरेडी जो है वो दुबई पहुंच चुका है, जिसमें यह भी खदशा है कि पाकिस्तान के ऊपर भी, बलूचिस्तान के ऊपर भी ये हमला हो सकता है। ठीक है ना? तो होश के नाखून लेने होंगे कि एक तरफ पेंडेमिक का मामला है, दूसरी तरफ हमारी मईशत पाकिस्तान की जो है वो तबाह बर्बाद हो चुकी है। पाकिस्तान के पास गवर्नमेंट आगे चलाने का, इनके पास अल्लाह ना करे आज जंग हो जाती है, मुझे तो इसकी फिक्र है। आप हमें बताएं कि हमारे रिजर्व भी नहीं है, हमारे पास कुछ है ही नहीं। और जब अगर ये कोई बड़ी जंग का आगाज हो जाता है तो उसके बाद आप बताएं कि सारी दुनिया को अपनी पड़ी जाएगी कि IMF की जो लोन भी मिलना है ये भी शायद हमें ना मिले, तो पाकिस्तान का क्या हाल होगा? तनोली साहब, ये सूरत हाल है इस वक्त। तनोली साहब, होश के नाखून किसे लेने चाहिए, हुकूमत को या अपोजिशन को? अपोजिशन तो कुछ कर ही नहीं रही, उसने तो आधे साल की डेट दे दी है।
आधे साल बाद भी डेट दे दी है लॉन्ग मार्च की, जो कि हकीकतन बेज़रर सी लगती है। तो होश के नाखून किसको लेने चाहिए? देखें जी, इस वक्त तो गवर्नमेंट को लेने चाहिए, हुकूमत के लेने चाहिए, क्योंकि हुकूमत इमरान खान की है, प्राइम जी। मिनिस्टर इमरान खान है, पावर हुँ। में वो लोग हैं, ठीक है ना। अपोजिशन तो देखें, जब इमरान खान अपोजिशन में था तो उसने थोड़ा उधम मचाया हुआ था। उसने पूरे पाकिस्तान की अवाम को, यानी पूरे जो सिलसिला था वो एक रुख ही मुड़ गया था। एक पाकिस्तान में तकरीबन जो बाहर से लोगों का आना था वो बंद हो रहे थे, पाकिस्तान में इन्वेस्टर नहीं आ रहा था। तो ये तो वही जो पावर में होते हैं उनकी ठीक, जिम्मेदारी बनती है। ठीक सर, उस ठीक। वक्त की जो जिम्मेदारी थी वो नवाज शरीफ ने और उनकी हुकूमत ने वो निभाई। अब इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि ये सारी जिम्मेदारी पड़ती है जी, हुकूमत के ठीक, ऊपर। ठीक, ठीक। तो मिर्ज़ा साहब आपसे मैं ये सवाल आपकी तरफ लेके जाता हूँ। कनौली साहब ने जैसे कहा कि जंग के खतरात भी हो सकते हैं और आपको पता है कि पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो ना अमेरिका के साथ सही हैं, ना इंडिया के साथ ठीक है, ना वो अब वहाँ के खित्ते में भी इतने वो हालात अच्छे नहीं हैं, क्योंकि करवट ले रहा है एक नया जो है वो खित्ते में जो है नई एक जंग की सूरत-ए-हाल, या कह लें कि जियोग्राफिकली ना हो लेकिन नज़रियाती जंग, या आप एक प्रॉक्सी वॉर की तरफ जा रहा है खित्ता। आपका क्या ख़्याल है कि जबकि नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत या पीपल्स पार्टी की हुकूमत जब रही, तो इतने क्राइसिस सियासत में नहीं रहे। आजकल तो हुकूमत कहीं नज़र नहीं आती, उसके साथ-साथ अपोज़िशन भी कहीं नज़र नहीं आती। तो बताइएगा कि पाकिस्तान का ये सियासी मुस्तकबिल आप कैसे देखते हैं? देखें, थैंक यू वेरी मच। आप तमाम दोस्तों का आज बड़ी इम्पोर्टेंट बात, आप कैपिटल जो वाशिंगटन डीसी से बात कर रहे हैं। देखें, इस वक्त ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। बज़ाहिर तो चीज़ें आपको गिरती पड़ती नज़र आती हैं, डिस्ट्रक्शन नज़र आती है और एक रवैया और मायूसी नज़र आती है, लेकिन हम यहाँ बैठ के पाकिस्तान के और रीजनल हालात को डिफरेंट तरीके से देखते हैं। पहले ये एक आप इस तरह इसको तसव्वुर करें कि ये एक जिस तरह एक गेम सिम्युलेटर होता है बच्चों का, इसी तरह ये एक सिम्युलेटर, एक रीजनल सिम्युलेटर डिज़ाइन किया, जिसको मैं मुतअद्दिद दफ़ा कह चुका हूँ कि ये एक बाजवा डॉक्ट्राइन है। और ये दुनिया को अब समझ आना शुरू हो गई है कि पाकिस्तान के वो हालात जो आप अंदरूनी ये बयान कर रहे हैं या देख रहे हैं या ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, वो तनाज़र बिल्कुल डिफरेंट है। ये आईफ़ोन की तरह मुल्क के हालात चलाए जा रहे हैं, बल्कि पूरे रीजन का ये डिज़ाइन हो चुका है। इस डिज़ाइन में पहला ये था कि मुल्क की सलामती जो है, उसका मामला सबसे प्राइम था। पॉलिटिकल विल नहीं थी। तो वो फिर ये एक सिम्युलेटर जो एक पॉलिटिकल जो गेम सिम्युलेटर डिज़ाइन किया गया, उसमें जितना भी कंट्रोल है, जितने भी स्ट्रेटेजिक अदारे हैं हमारे इम्पोर्टेंट, जो हमारी सेमई और जो गवर्नमेंट कॉर्पोरेशंस हैं, उन पे सब पे वो लोग वही बेस्ट मैन इन यूनिफ़ॉर्म रिटायर्ड उन्होंने बिठाए हुए। लिहाज़ा वो तो कुछ हिल ही नहीं सकता ना, वहाँ से कोई कंस्ट्रक्शन से लेके आपकी जो सोशल वेलफेयर के अदारे भी उनके कंट्रोल में। मीडिया को उन्होंने कंट्रोल किया, उन्होंने डिजिटलाइज़ किया। अब आप देखें कि जो पाकिस्तान ने इलाकाई अमन के लिए या अफ़गानिस्तान से फ़ौजों के इनख़ला के लिए, या जिस तरह अभी इंडिया के साथ हमारी जो फ़ौजी एंगेजमेंट है, वो आज से 2 साल से आमने-सामने खड़े हैं। ये सारा जो है, ये दैट वाज़ पार्ट ऑफ दैट वार गेम, के इसको चलाना किस तरह है। हमने अमेरिका के चुंगल से किस तरह निकलना है और इस फ़ौजों के इनख़ला के बाद क्या सिनेरियो होगा। जो हमारा सबसे बड़ा जो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट जिसके साथ था, वो इंडिया था। इसके अलावा तो हमारा दुनिया के साथ कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है फारूक साहब, मैं सॉरी अपने क्वेश्चन को दोहराता हूँ। मैं बात सियासी सूरत, क्योंकि फैसला फैसला फौजी क़यादत ने करना है मुस्तकबिल का, या बात मुकम्मल सियासतदानों ने करना है? मैं ये मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, बात मुकम्मल करें, मैं उसी जी, तरफ आ रहा जी। हूँ। तो आपने देखा कि ये जो पॉलिटिकल मेस है पाकिस्तान के अंदर, जो फाइनेंशियल क्राइसिस है, ये गैस और चूल्हे नहीं बन रहे, जो ख़वातीन की वीडियो और ये जितने भी आपको जो सोशल अपसेट नज़र आ रहा है ना, ये सारा ये उस सिम्युलेटर के अंदर हर चीज़ ये पूरी लिखी हुई है, उसी तरीके से हो रही है। अब इसकी मिसाल इस तरह है कि एक बंदा छत से जब गिरने लगता है, तो वो कोई बंदा उसको पीछे से पकड़ के उसको रोक लेता है। इसी तरह पाकिस्तान के हालात हैं। बाकी
ये क्राइसिस रहेगा, ये गवर्नमेंट जो है ये अपना वक़्त पूरा करेगी, अपोज़िशन की विल ही नहीं है। कोई भी तबका रिलीजियस हो, पॉलिटिकल हो, मीडिया हो, कोई बहुत कॉर्पोरेट इंटरेस्ट हो, वो फल-फूल ही नहीं सकता, जान ही नहीं उसके अंदर रही। अवाम के अंदर तो साँस ही नहीं है, तो वो क्या रोड्स पे निकलेंगे? तो ये सिम्युलेटर की आप बात कर रहे हैं, सिम्युलेटर में कोई अवाम को ये रिलीफ भी लिखी हुई है, नहीं लिखी हुई, या सिर्फ ये अवाम अवाम की एक वाइडर इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे ना, वो डिपेंड करता है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पाकिस्तान में कितनी स्टेबल है। अब पहले मरहले में अभी जो अफ़गानिस्तान का सबसे बड़ा मसला था और हमारा जो कश्मीर का मसला था, वो दोनों इस वक़्त जो है वो ट्रूस में चले गए हैं। अब आप देखें कि काफ़ी सारी पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट हो रही है। चलिए रोड मैं सर मैं आपको इसके हमारा वक़्त आज थोड़ा बड़ा लिमिटेड है। फौरी अभी हम सम्राट नहीं होंगे, इसके सम्राट जो हैं वो मिलेंगे ज़रूर। ठीक और है, इसके सम्राट का इंतज़ार करेंगे। वो फारूक भाई की तरफ से आए हुए जो सम्राट के ऊपर हम इंतज़ार करेंगे, क्योंकि आप कहते हैं कि इंटरनल जो है अमन होना चाहिए, तो मैंने तो ये देखा है कि जब मर्ज़ी कोई पार्टी निकलती है, जमात पूरे मुल्क को जैम कर देती है, जब मर्ज़ी कोई कहीं कत्ल हो रहे हैं, कहीं जो है वो नामालूम जो गुमशुदगियाँ हो रही हैं, जर्नलिज़्म के ऊपर जर्नलिस्टों को उठाया जा रहा है, तो मैं मतलब लॉ एंड ऑर्डर भी कोई इतना अच्छा नहीं है। रोज़ इस्लामाबाद में रोज़ एक 24 आवर्स में 91 वारदातें हुई हैं। लेकिन तो कोई भी तो पता नहीं तहरीक वो एक डॉक्यूमेंट जो है वो एक बंदे के ऊपर चलेगी। नहीं, कोई भी तहरीक इफेक्टिव नहीं है। पार्लियामेंट से लेके जुडिशरी ले लें, आपकी जितनी भी रोड पे जितनी भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन और अपोजिशन, वो अब गुब्बारे में से हवा 2 कदम भी नहीं चलते तो तो वो आपका मतलब है कि प्रैक्टिकली ये जो है वो प्रैक्टिकली मार्शाल्लाह नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये मार्शाल्लाह लग चुका है, आपका कहने का ये मतलब है। ताकत का मंबा जो है ना, उसको देखें ना, वो जो मैं कंट्रोल समझ गया हूँ। वाला है, मैं आपकी बात समझ चलाने गया। वाला जो एडमिन है उसके हाथ में सारा कंट्रोल है। मैं कि समझ गया। सर आसिम सिद्दीकी साहब आपकी तरफ आते हैं। वो आप ऊपर क्या कहते हैं इसके इसी सवाल की तरफ आ जाइए, अगर आपको कुछ याद रह गया हो मेरा सवाल। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो गवर्नमेंट है, और जब ये गवर्नमेंट आई नहीं, तो नीचे आने वाले लोग हम समझते थे चेंज होंगे, लेकिन पंजाब के लोग बड़ा मजाक उड़ाते थे कायम अली शाह का। तो इतने सालों में अल्लाह ताला ने कहा कि तुमने बड़ा मजाक उड़ा लिया है, और उनको सजा उन्होंने मिली है। एक ऐसी सजा पंजाब पे मुसल्लत कर दी। मेरा ख्याल है ये सजा से भी बदतर है कि आपने गुजदार जैसे लोगों को जो है वो पंजाब का चीफ मिनिस्टर बना दिया। फिर उसके बाद सिंध का जो अभी चीफ मिनिस्टर है वो अब्दुल्ला शाह के बेटे हैं, और अब्दुल्ला शाह आपको पता है कौन है। वो करप्शन की दुनिया के किंग थे, और वो करप्शन करके पाकिस्तान से भागे थे, और मरने से 10-15 दिन पहले पाकिस्तान में दाखिल हुए, और उनकी कब्र वहीं बनी। अब उनका बेटा जो है वो आके सिंध गवर्नमेंट सिंध असेंबली में आके कहता है, धमकी देता है कि हम मतलब अलग होने की धमकी देता है असेंबली में बैठ के। और माशाल्लाह हमारी एजेंसीज, हमारी हुकूमतें, मुझे समझ में नहीं आता कि उनको कराची, सिंध, और फिर सिंध भी तो पाकिस्तान का हिस्सा है, वो ये क्यों नहीं महसूस करते कि अगर कराची सिंध का सिटी है तो सिंध पाकिस्तान का एक सूबा है, वो आपके अब्बा की जायदाद नहीं है। माजरत के साथ जिस तरीके से वो धमकी देते हैं, पाकिस्तान ना खप्पे का नारा जब बेनजीर की शहादत के बाद पूरे पाकिस्तान और स्पेशली सिंध के अंदर 26 इंजन जलाए थे, और आते ही साथ जो है उन हजारों लोगों को गिरफ्तार जो किया गया था, छोड़ दिया गया था, जिन्होंने आग लगाई थी, जिन्होंने इज्जतें लूटी थी। तो पंजाब और सिंध का यह हाल है। आज बलूचिस्तान के अंदर 15 तारीख से जो है हजारों की तादाद में एक प्रोटेस्ट हो रहा है, और कल वजीर आजम ने इतने दिनों बाद कहा कि जी जो इलीगल जो ट्रॉलर्स हैं, फिशिंग ट्रॉलर्स हैं, उनको ऊपर इंक्वायरी की जाए, ये किसके हैं, कौन है। मतलब आपको यही नहीं पता, वो सैकड़ों ट्रॉलर आते हैं, आपकी मछली पकड़ते हैं, ले जाते हैं, और जो बेचारे बलूचिस्तान के फिशरमैन है वो उनकी शक्ल देखते रहते हैं, आखिर इनको कौन सिक्योरिटी दे रहा है, क्या कर रहा है, आपको नहीं पता। हमें पता है अमेरिका से बैठ के बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। और नाअहली का आप क्या कहूं मैं उसको, एक खान साहब तो हमेशा कहते हैं कि जी, खान साहब तो हमेशा कहते हैं कि ये हो गया है, आइंदा नहीं होगा ऐसा, और मैं उनको छोड़ूंगा नहीं जिन्होंने ऐसा किया। देखें तो आप सब यहाँ पर मौजूद है पाकिस्तान के तो अंदर। आसिम भाई बात ये कि कौन सा ऐसा सियासतदान है पाकिस्तान में, कौन सा
बड़ा सियासतदान जिसके ऊपर करप्शन के इल्जामात नहीं है, जिनके देखिए भी मतलब हुए, तो अब असद वोट साहब तो चलाना है ना किसी ने। असद साहब, मैं अब छोटी सी एक बात करूंगा। जब पाकिस्तान में जुडिशरी आजाद हो और अगर आपने थोड़ी बहुत आजादी मीडिया को दे दें, ये हाल है कि हमारा एक रिपोर्टर सिर्फ वो मिसिंग पर्सन पे रिपोर्टिंग करने गया, उसको अब आप ये छोटे-छोटे वाकयात बयान करके जो प्रोग्राम का जो मकसद है वो देखें मैं नहीं, आपको आप बताता हूँ, बिल्कुल, बिल्कुल आप आगे चलें। बस मैं आपको मेरा ये बताता हूँ, कहने का मकसद था मैं इसमें कि बताता हूँ कि मीडिया के मुतालिक मैं बताता हूँ आपको, पाकिस्तान में मीडिया का हाल बताता हूँ कि मेरा ख्याल है कि मीडिया को चंद गाइडलाइंस दी गई हैं कि उन्होंने आपने उनसे बाहर नहीं जाना, इसलिए कि वरना तो मीडिया हुकूमत पर तनकीद भी करता है, फौज के ऊपर तनकीद भी करता है, जुडिशरी पर भी तनकीद करता है, लेकिन चंद गाइडलाइंस दी गई हैं मीडिया को कि वो उसके अंदर है, जहाँ तक मेरा ख्याल है, जो मैं फील करता हूँ यहाँ बैठ कर जो देखता हूँ। तो प्रोग्राम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ये मौजूद क्योंकि हमारे पास टाइम, मैंने पहले आपसे अर्ज की थी कि टाइम कम है। तो सर थोड़ा-सा अमेरिका में बैठे हुए हैं, तो अमेरिका के अंदर आपको पता है हाल ही में टॉर्नेडोज़ आए हैं तकरीबन 50 की तादाद में, और इसमें 100 से ज़्यादा अफ़राद जो हैं वो अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। स्टेट है जिनमें 6 स्टेट्स शामिल है, अरकानसास है, इलिनॉय है, केंटकी है, मिज़ूरी है, मिसिसिपी और टेनेसी है। तो उस बारे में इंतहाई अफ़सोस है हमें इस बारे में, और जो पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी जो यहाँ रहती है, हमें इंतहाई इस पे तशवीश भी है, और जो मदद हम कर सकेंगे इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। तो इसके ऊपर थोड़ा-थोड़ा कमेंट मैं आपसे तनोली साहब आपसे स्टार्ट करूँगा, आप इसके ऊपर ज़रा प्लीज़ कमेंट दीजिए अपना। फारूक भाई आपकी तरफ जी। जी, देखें ये पहली दफ़ा अमेरिका की हिस्ट्री में ये ओवरनाइट चंद दिन पहले ये 30 टॉर्नेडो उनका ये एक अल्लाह का अज़ाब आया है, और इसमें जो 6 स्टेटें हैं और उसके अलावा भी जो ट्राई स्टेट बहुत हर्ट हुए हैं, तकरीबन 150 से ऊपर लोग अभी रिपोर्ट हुए हैं, और इसके साथ-साथ हज़ारों की लोग रिहैबिलिटेट हुए हैं और ज़ख्मी और इमलाक को नुकसान पहुँचा है। तो इसमें जो सदर अमेरिका वो ज़ाती तौर पे इसके अंदर दिलचस्पी ले रहे हैं, और एक फीमा ने भी अपनी एक जो इमरजेंसी डिज़ास्टर रिलीफ़ किया है। इसके अंदर जो सबसे जो इस वक़्त जो चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं वो ये है कि ये इस तरह हुआ क्यों है? तो ये पता लगा है कि ये ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग वार्मिंग है। जो एक चेंज हो रहा है, हमारा जो माहौलियाती तब्दीली आ रही है, तो ये इसकी आम तौर पे जो 1200 अमेरिका के अंदर हर साल टॉर्नेडो मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ स्टेटों में आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि इतना बड़ा पंच जो है वो एक ही ओवरनाइट और 30 टाइप के टॉर्नेडो जी जो मिर्जा साहब, ये हिस्ट्री का सबसे यूएस हिस्ट्री में सब तो इसमें इसके अंदर वो तकरीबन आपकी 1000 से कह रहे हैं ज्यादा इसलिए कि घर जो देखिए है वो दिसंबर डेमोलिश भी हो गए वॉर हैं। में, दिसंबर भी वॉर में पहले के मुकाबले में उन्होंने काफ़ी सिर्फ जी मैं बात मुकम्मल कर रहा हूँ 2 मिनट जी में। इसमें जी, जो जी। हमारा जो इस वक़्त चूँकि हम पाकिस्तानी अमेरिकन डायस्पोरा के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने सवाल किया है, तो इसमें जो सबसे एक तो जो ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, कम्युनिटी ऑर्गनाइज़ेशंस के अलावा सबसे बड़ा मेन किरदार जो है, वो हमारा सफारत खाने का है। और अच्छा, इसी तरह न्यूयॉर्क में और साउथ में हमारे सफारत खाने मौजूद हैं, लेकिन ठीक अभी है। तक कोई भी उनकी तरफ से कोई ऑफ़िशियल हेल्पलाइन या अच्छा, कोई कम्युनिटी को आगाही नहीं हुई। वो ठीक। उसी तरह सोए हुए हैं जिस तरह करटेना में वो सफारत खाने बंद करके वो अपनी अय्याशियाँ करते हैं। तो उनको तो ये चाहिए था कि फ़ौरी तौर पे एक हेल्पलाइन और वो तमाम कम्युनिटी के लोगों को एक्टिवेट करके और पता लगाते हैं कि कौन-कौन सी फैमिली कहाँ-कहाँ कितने लोगों का क्या डैमेज हुआ है, अगर वो डेथ्स रेट्स हैं, तो उनको पाकिस्तान पहुँचाने के लिए। लेकिन अभी ठीक, तक कोई भी ना तो सफारत खाने की तरफ चलिए, से कोई प्रेस रिलीज़ या कोई ठीक। ऐसा और फारूक भाई आपका ये कमेंट भी अगर आपका एक ये सवाल पैगाम जो है ना, ये भी एम्बेसी तक सफारतखानों तक पहुँच जाएगा, तो तनोली साहब आप थोड़ा इसमें ऐड कीजिएगा। देखें जी, इसमें मैं तो यही देख रहा हूँ कि जो यूएस गवर्नमेंट है और खासकर जो कंटकी के जो हैं गवर्नर हैं एंडी एंडी जो है वो बहुत जबरदस्त किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर की हुई है और उनको हर किस्म की बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उनको हेल्प भी दे रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि वहाँ की जो भी हैं वो चाहे अमेरिका में तो सब अमेरिकन ही हैं, और जितने भी अभी तक 1000 घर जो हैं वो डेमोलिश हो गए हैं, और उसके साथ कई लोग 100 और 150 से
हैं वो अभी मौत का जो है वो बताया जा रहा है। तो इसमें अब यहाँ पे तो देखें, बहुत अच्छी बात है हमारा, और मैं थोड़ा सा अब इसको कनेक्ट करूंगा पाकिस्तान के साथ कि यहाँ में इसलिए अवाम खामोश है और बड़ी पीसफुली वो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वो काम कर रही हैं। फीमा जो है वो एक फेडरल इदारा है, फीमा वो बड़ा जो है वेल कनेक्टेड इदारा है जिसका कनेक्ट है वो यूएस आर्मी से, और वो जो है ना उन लोगों को इतना उनके पास रिसोर्सेज हैं कि यहाँ पे वो तमाम लोग काम कर रहे हैं। लिहाजा यहाँ अगर एम्बेसी हमारी, हाँ हमारी एम्बेसी को बिल्कुल, मैं मिर्जा साहब ने जिस तरह कहा कि मैं उम्मीद करता हूँ कि वो विजिलेंट होंगे और वो ठीक है। अभी तक उनको कोई ऐसी बात या अपने लोगों का अभी तक मेरा ख्याल से किसी पाकिस्तानी जो हमारा डायस्पोरा है उसका कोई ऐसी कोई खबर आई नहीं किसी न्यूज अम्बेसी में। में मैंने देखा प्रोग्राम्स हो रहे हैं मुख्तलिफ, लेकिन इस मौजूद जी पे कोई बयान नहीं आया जी अभी तक। जी। और हमारे मुल्कों में ये होता है, देखें जैसे जलजला आया था 2005 में मेरे जी, ख्याल से, जब पाकिस्तान के अंदर, तो हमारी आवाम खड़ी हो जाती है क्योंकि मुतहद हमारी हो आवाम जाती को है। पता है कि हमारी जी, गवर्नमेंट के पास कुछ भी नहीं है, बिल्कुल और ऐसा है। एक पाक आर्मी मैदान में आती है और जी, हुकूमत उस वक्त भी मुंह खोल के तो बैठी हुई होती है और ये वो यही देख नौली रहे होते हैं साहब कि बाहर से नौली साहब इमदाद आए। मैं माज़ा के साथ थोड़ा-सा आगे चलूँगा। मैं इस बारे में तो ये अमेरिका का जब भी कोई क्राइसिस आता है, चाहे वो कुदरती क्राइसिस हो, द कुदरती डिज़ास्टर है, जैसे अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान है, कुदरती आफ़त है ये, कि किसी के हाथ में नहीं है। तो अमेरिका का जो रिकवरी प्रोसेस होता है उसके बाद वो इंतहाई शानदार मिसाली होता है। ख़ास तौर पे गवर्नमेंट लेवल पे उसके बाद लोग भी मुत्तहिद हो जाते हैं। आसिम भाई इसके ऊपर थोड़ा-सा ऐड कर दीजिए ताकि हम आगे चलें प्रोग्राम। मैं बस आप लोगों ने काफ़ी ऐड कर दिया है इसमें अमेरिकन गवर्नमेंट बहुत एक्टिव है और स्पेशली इस पे काम कर रही है और मुख्तलिफ स्टेट से एक्सपर्ट जो हैं वो वहाँ पे गए हैं और वहाँ पे मौके पे पहुँच के उन्होंने बहुत सारे ऐसे लोगों को बचाया जो कि दबे हुए थे और उन्होंने काम किया। तो इंतहाई आपको पता है अमेरिका का काम करने का थोड़ा-सा अंदाज़ दूसरा, उनके पास हैवी मशीनरीज़ होती हैं जो कि फ़ौरन आपको बहुत सारा काम जो बिल्कुल, 10,000 आदमी मिलके करें, वो चंद घंटों में वो मशीनें कर लेती हैं। बिल्कुल। फारूक साहब का एक बड़ा ज़बरदस्त अभी एक मैसेज एक उन्होंने किया कि एम्बेसीज़ ने किसी भी किस्म की हेल्पलाइन नहीं दी। ये बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है कि जहाँ पर उनको एक्टिव होना चाहिए। ब आपको पता है पाकिस्तानी जो हैं वो तकरीबन हर स्टेट में मौजूद हैं। तो कम से कम आपको एक ऐसी हेल्पलाइन जैसी आप मैं भी देख रहा था कि शायद मेरे पास कोई ईमेल आई हो या हमारे जो एक ग्रुप बना हुआ है इसमें पोर्टल है जो आपका? हाँ, जी। बिल्कुल, अभी उसमें कोई किसी किस्म का नहीं आया है। तो ये बड़ा हुँ। एक मुझे भी इस ऑनेस्टली अपनी ज़िंदगी में हम लोग मीडिया में इतने वो रहते हैं, लेकिन ये छोटी-छोटी बातें होती हैं, जो किसी के लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है कि यार उसको एम्बेसी हेल्प करे। ठीक है, जो सिटीज़न है अमेरिकन, वो अमेरिका की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं, जो कि यूनिवर्सिटीज़ में आए हुए हैं, जो कोई हो सकता है वहाँ कहीं रह रहे हों, जो कि जॉब के लिए और ज़रूर पाकिस्तान होंगे में आए, उसमें वो कोई ना कोई। पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जी। उसको रिस्पॉन्स उस करें। उसमें बहुत ज़रूर ज़बरदस्त फारूक साहब आपने ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन उठाया। जी, उसमें ज़रूर कोई ना कोई होंगे। मैंने देखा है एम्बेसी के अंदर मुख्तलिफ प्रोग्राम हो रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई हेल्पलाइन नहीं है, कोई बयान भी मुझे नज़र नहीं आया। तो इसलिए पाकिस्तान के इसके साथ ही मिलाते हैं कि अमेरिका के अंदर अभी हाल ही में दूसरा मैं थोड़ा-सा ऐड कर दूँ कि हमारे पाकिस्तानी अमेरिका एज़ अ पाकिस्तानी अमेरिकन्स हमारी दुआएँ उनके लिए मुतासरीन के साथ शामिल हैं, हम उनकी हेल्प के लिए तैयार हैं। जिस तरह की हेल्प हमारी ज़रूरत होगी, हम उनके लिए हमेशा बढ़-चढ़ कर उसमें हिस्सा ले सकते हैं। इसके साथ आगे बढ़ाएँगे कि अमेरिका में इन्फ्लेशन रेट जो है वो बढ़ता जा रहा है, महँगाई हो रही है और साथ-साथ प्रेज़िडेंट बाइडेन जो है वो थोड़ा-सा इसको वो लोगों का एतमाद थोड़ा-सा उनके ऊपर से लूज़ हो रहा है। तो बताइएगा ये तनोली साहब आपसे सवाल कर रहा हूँ कि ये मतलब क्या बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ी-सी ज़रा इसमें वीक जा रही है या ये कोई ग्लोबली ऐसे कोरोना की वजह से हालात ऐसे पैदा हुए हैं कि जिसकी वजह से सारा ये क्राइसिस पैदा हो रहा है इस वक़्त? देखिए जी, ये दोनों चीजें हैं। बाइडन की तो बेचारे की आपको पता है अप्रूवल रेट भी जो है वो 65% जो है वो गिर चुका है, और उसमें अवाम मुतमिन नहीं है, और 6.8 जो है इस वक्त इन्फ्लेशन रेट हो चुका है। और इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जो गवर्नमेंट है उसकी भी काफी जो है रेटिंग जो है वो गिर रही है इसी वजह से। और दूसरा जो है, जो एक क्राइसिस भी आया हुआ है, आपको पता है, खौफ राज तो है। अब जी। जो ओमिक्रॉन की वजह से भी एक नया
जो एक खौफ पैदा हो चुका है, तो जी। उसकी वजह से भी ये चीजें हो रही हैं। और ओवरऑल तो यही है कि ये वर्ल्ड क्राइसिस अब हो गया है, और इन्फ्लेशन जो है वो पूरी दुनिया को हिट कर रही है, तो ठीक है। उसकी वजह से यूएसए में भी यही चीज आ रही है। जी। अच्छा, अमेरिका में मैंने ये देखा कि लोगों के पास क़ुव्वत खरीद तो मौजूद है, लेकिन वो जैसे आपने ज़िक्र किया कि ज़ाहिर है कि प अमेरिका इंपोर्टर भी है ब दुनिया से, चाइना से और पूरी दुनिया से चीज़ें इंपोर्ट करता है, फिर यहाँ पर मिनिमम वेजेस भी बढ़ानी पड़ी इनको। तो इसलिए शायद ये क्राइसिस थोड़ा-सा बढ़ रहा है, क्योंकि तलब बढ़ गई है और रसद जो है वो डिमांड बढ़ गई है और सप्लाई कम है, शायद ये वजह है। तो इसके मैं फ़ारूक भाई आपसे पूछूँगा, आप इसके बारे में क्या कहते हैं कि जो इन्फ्लेशन और इसके साथ जो थोड़ा-सा देखें, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप मुझे इंटरप्ट ना करें, ताकि आपका जो सवाल है उसको जी, जी, ज़रूर। आप मेरी दरख़्वास्त आपसे है कि आप थोड़ा-सा मुख़्तसर रखें ताकि हम उसको कंट्रोल देखें, कर लें। ये एक ग्लोबल फिनोमेना है। एक चाइना और अमेरिका के जो ताल्लुकात को आप सामने रखें, तो जो सबसे पहले जो इस वक़्त जो इम्पोर्ट्स हैं वो ज़ीरो माइनस बल के चली गई हैं। वो जितना भी वो ताल्लुकात यहाँ तक के वो मुसलमानों के वहाँ ज़ुल्म-ओ-सितम के हवाले से करारदादें भी आ गई हैं और एक नई रिस्ट्रिक्शंस भी लगने लगी हैं। हुँ। वो क्या है कि अभी नया ब्लॉक है जिसके अंदर चाइना और रशिया, ये जितना भी साउथ एशिया, ये अलग एक अलग ब्लॉक बन गया, और जो अमेरिका का जो तसल्लुत है दूसरी, जिस तरह खलीजी ममालिक में या अफ़गानिस्तान में या इराक में था, अब वो नहीं रहा, वहाँ से फ़ौजों का इनख़ला हो गया है। और दूसरा ये है कि अब अमेरिका को अगर अपना तसल्लुत बरकरार रखना है या अपनी इकॉनमी बेहतर करनी है, तो ये जो चाइना, रशिया और ये इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट जो है, इनको रिज़ॉल्व करके उनको टेबल पे लाना होगा। और अगर 110 कंट्रीज़ समिट करते हैं डेमोक्रेसी पे, तो वो ह्यूमन राइट्स पे बात नहीं करते, वो कश्मीर पे भी बात नहीं करते, और फिर वो अपना एजेंडा भी ह्यूमन राइट्स और इंडिपेंडेंट और फ्रीडम पे रखते हैं। तो इसका असर जो है वो लोकल इकॉनमी पे होता है। ये बात सही है कि कोरोना ने अमेरिका को सफ़र किया है, लेकिन अमेरिका एक वो कंट्री है जिसने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर इसकी सेल और जो उसकी जो डेवलपमेंट और जो यहाँ की कॉर्पोरेशंस हैं, जितना पैसा उन्होंने बनाया है, वो तो आपके सामने है। लेकिन इसके अंदर, इस क्राइसिस के अंदर जो एक ट्राइबल वॉर कॉन्फ्लिक्ट्स और डिसइन्फॉर्मेशन, वो भी आपने देखा कि जो क्लेम इस वक़्त चाइना ताने मार रहा है कि जनाब ये सारी डिसइन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ से की है, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं है। तो क्राइसिस अगर है, वो तो किस चीज़ की यूनिवर्सल है। डिसइन्फॉर्मेशन फ़ारूक भाई? डिसइन्फॉर्मेशन अबाउट जो कोरोना की वैक्सीन और उसकी मुख्तलिफ कंपनीज़ की तरफ से जो डेथ रेट्स हैं, और उसमें जो डाटा है शेयरिंग, उसके अंदर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट सामने आए हैं। डाटा शेयर तो चाइना तो बिल्कुल ही नहीं कर रहा डाटा शेयर अपना, नहीं, बिल्कुल वो उसका तो ब्लॉक किया हुआ है। उनकी तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो अमेरिका की बात कर रहे अमेरिका हैं। का डाटा तो खुला पड़ा हुआ है, आप जहाँ मर्ज़ी से ले लें आप ये जाकर निकाल ये लें। बेसिकली जो एक जो क्राइसिस है, लेकिन अमेरिका के अंदर ऐसा क्राइसिस नहीं है, बहुत स्टेबल है, लोगों को घर बैठे चेक भी मिलते रहे, और वो उनका, बिल्कुल ठीक है, बल्कि अगर किसी ने ज़्यादती की है तो वो मुख्तलिफ हमारी तहज़ीबों ने ज़्यादती की है। बिल्कुल ठीक है। से लेके वो उसको झूठ बोलते रहे और वो उसको मिसयूज़ भी करते रहे। तो अमेरिका स्टेबल है, और ठीक है। ये इसके हालात बेहतर होंगे। ठीक है, चलें आपको मतलब मेरे दोनों पैनलिस्ट की बातों से मैंने अंदाज़ा ये लगाया है कि ठीक है, कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन क़ुव्वत खरीद लोगों के पास मौजूद है और इंशाल्लाह क्राइसिस पर काबू पा लिया असद भाई, जाएगा। मैं एक क्वेश्चन आपसे करूंगा जाते-जाते, आप मुझे ज़रा जवाब दें। ओवरसीज़ वोटिंग पर अभी आपको पता है जैसा कि ये बिल भी पास हो चुका है, और कल मैं एक वीडियो देख रहा था, हमारे तकरीबन कुछ ओवरसीज़ पाकिस्तानी न्यूयॉर्क के अंदर, उन्होंने एक मीटिंग की और वो सारे इकट्ठे थे। बैरिस्टर जो है वो दाऊद नाम है शायद, और कुछ और लोग भी थे। तो वो सारा क्रेडिट भी ले रहे हैं और कुछ बता रहे थे कि हमने ये किया वो किया, लेकिन उसमें एक उन्होंने बात की कि अब हम ये चाह रहे हैं कि अगला हमारा स्टेप ये होना चाहिए कि जो ओवरसीज के जो पाकिस्तानी जो यहाँ से नुमाइंदे होंगे, जो कैंडिडेट होंगे,
जो यहाँ पे कैंपेन चलाएंगे अपनी अपनी पार्टी की, उनको वहां पे रोल दिया जाए और उनसे ये डिमांड ना की जाए कि वो अपनी सिटीजनशिप सरेंडर करें। ठीक है ना? अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि ये जो सरेंडर वाला बात है, जबकि पाकिस्तान का आइन इस वक्त जो है, इस वक्त जो लॉ है वो ये है कि कोई भी ओवरसीज पाकिस्तानी अगर वो किसी किस्म का जो है वो इलेक्शन में हिस्सा लेगा तो वो अपनी सिटीजनशिप सरेंडर करेगा। तो आप क्या देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या हमारी पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट इस पे ये अलाउ करेगी? मेरा ये ख्याल है कि ये बड़ा क्लियर है पाकिस्तान के कानून में कि जो डुअल नेशनल है, जिसके पास पाकिस्तान के अलावा कोई और सिटीजनशिप है, वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट का मेंबर नहीं बन सकता। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि आईनी तरमीम की ज़रूरत है, जिसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होगी। बाकी मैं तो फिर भी मेरी राय यही है कि भई आप ये कैंपेन चलाएँगे, वो फारा के कवानीन आएँगे, फारूक भाई बड़े बेहतर जानते हैं इस बारे में कि फारा के कवानीन उनके ऊपर लगेंगे। ये जो इन्होंने वोट डालकर इतना हल्ला-गुल्ला करके क्या निकाल लेना है इसमें? देखिए साहब, मैं इस क्वेश्चन फारूक भाई थोड़ा-सा मैं इसमें बताऊँगा कि आपने वोट डाल के यहाँ से क्या कर लेना है? आप वहाँ जो बैठे 23 करोड़ अवाम वोट डालती है, वो बेचारी कुछ नहीं कर सकी, तो आप ये करोड़, 1.5 करोड़ लोग जो हैं वो, जिनमें से शायद 5% वोट डालें शायद, वो आपकी क्या तब्दीली आप करेंगे? तो मेरा ख्याल है कि इसमें कोई मुझे फ्यूचर जो है ना, मुस्तकबिल इतना रोशन नज़र नहीं आता। फारूक भाई। तनोली साहब की जो क्वेश्चन है उसका, ये जो मीटिंग हुई थी इसको मैंने कवर किया था और मैंने रिपोर्ट भी किया है। देखें, पाकिस्तानी अमेरिकन डायस्पोरा के कोई 50 से ऊपर ऐसे बड़े लीडरशिप और ऑर्गेनाइजेशनें वो क्लेम कर रही हैं कि जनाब मैंने ये वोटिंग राइट्स का बिल मैंने पास करवाया और मैंने वज़ीर आज़म से, सदर से, आर्मी चीफ से मिल के ख़त लिख के पर्सनली ये किया। हर बंदा अभी ज़ाहिर है हमें सुनना पड़ता है, लिहाजा बॉटम लाइन ये है कि ये जो बिल पास हुआ है इसके अंदर अभी बहुत सारी अबहाम हैं। हमें पहले देखना पड़ेगा कि अमेरिका के कवानीन क्या बोलते हैं। अगर आप किसी पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बनते हैं या कैंपेन करते हैं तो उसके अंदर फारा में क्या आप रजिस्टर हैं? तो ये सबसे बड़ा मसला होगा। अभी फारा की तरफ से जब से हमने ये कैंपेन स्टार्ट की है पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ, तो हर दूसरे बंदे के पास फारा के नोटिस इस वक्त आने शुरू हो गए। तो यकीनन जिन्होंने उसकी वायलेशन की है उनकी पकड़ दकड़ भी होगी डाउन द रोड, अगर नॉट इमीडिएटली देन लेटर। एक तो ये मसला है, इसको आइंदा प्रोग्राम में आप जो यहाँ के जो लीगल एक्सपर्ट हैं जो इलेक्शंस और फारा के मामलात को डील करते हैं, आप उनको लाएं, डजंट मैटर वो पाकिस्तानी हो या अमेरिकन हो, नंबर 1। नंबर 2, जो रेमिटेंस यहाँ पाकिस्तानी भेज रहे हैं उनको हुकूमत पाकिस्तान बाकायदा रिटन फॉर्म में और इवन वज़ीर आज़म बता रहे हैं कि ये 1.5 बिलियन है, 3 बिलियन है, 4 बिलियन जो भी फिगर है। अब जब वो कंफर्म करते हैं, आप पाकिस्तान अमेरिका के जो ताल्लुकात को तनाज़र देखें, IMF का रिफ्यूज़ल और रिस्ट्रिक्शंस, प्लस अगर हमारा डायस्पोरा उनकी विल के अगेंस्ट या पॉलिसी के अगेंस्ट अगर 2-3 बिलियन डॉलर पाकिस्तान भेज देता है तो इन पाकिस्तानियों का क्या हाल होगा? अभी जो मेरी रिपोर्ट्स हैं, अगर किसी ने 10,000 से ऊपर रकम अपने अकाउंट में भेजी है जो रोशन पाकिस्तान अकाउंट है जी, ये पाकिस्तानी बैंक जो रोशन पाकिस्तान लीगली वो बताता है कि फारूक मिर्ज़ा ने एक अकाउंट पाकिस्तान में खोला हुआ है, उसके अंदर $10,000 भेजे। हमारे लोगों ने लाख 2-2 लाख भी हाफ मिलियन डॉलर की रेमिटेंस की है। अब ये मुझे बताएं कि ये हम आपको तो पता ही नहीं है कि आपका बैंक है उसने ऑलरेडी IRS को रिपोर्ट कर दिया है। अब आप किस तरह बताएंगे कि जनाब ये पैसे कहाँ से आए थे और मैंने किसको भेजे? फारूक भाई मैं बिल्कुल आपकी बात समझ गया हूँ। ये मैं इसीलिए कहता हूँ कि पाकिस्तानी अमेरिकन जो हैं या ओवरसीज पाकिस्तानीज़ हैं, ये मेरा बस इस साल अभी जो टैक्स फाइलिंग हो रही है ना, जी। बहुत जो मेरी रिपोर्ट्स हैं, बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं तो ज़रा वो इनके अकाउंटेंट भी बिजी हो गए क्योंकि एक फॉर्म भरना पड़ता है। वो एक IRS का एक फॉर्म भरना पड़ता है जब आप फॉरेन बैंक अकाउंट खोलते हैं। सारे ये फॉरेन करेंसी है, फॉरेन बैंक अकाउंट है। हाँ, तो उसकी पेनल्टीज भी हैं और उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। आपको शो करना पड़ता है, डिक्लेयर करना पड़ता है जब $12,000 से ज़्यादा कहीं मुल्क से बाहर आपने रखे हुए हैं। पाकिस्तान के नुमाइंदों को भी लें,
जी। जो स्टेट बैंक के नुमाइंदों को भी इनवाइट करें और यहाँ से भी टेक्निकल राय लेके चलें, community तो इंशाल्लाह अगला प्रोग्राम करेंगे पूरा जी करेंगे तफसील इसके से ऊपर इंशाल्लाह। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तानियों को इन्वॉल्व कम से कम किया जाए मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशंस के अंदर। तो अगला सर आखिरी मेरा छोटा सा सेगमेंट है, वर्चुअल जो है वो समिट हुई है फॉर द डेमोक्रेसी। इसमें पाकिस्तान ने इनकार कर दिया, वाहिद मुल्क पाकिस्तान है जो नहीं आया इन्विटेशन के बावजूद चाइना की वजह से। तो मुझे बताइएगा तनोली साहब, ये पाकिस्तान ने सही किया गलत किया? मैंने तो इस पे ऑलरेडी एक व्लॉग भी किया है, वीडियो भी की है, और मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं यही कहूंगा कि इस वक्त जो सिचुएशन है, और हर मुल्क को देखें इख्तिलाफ रखने का हक है, और उसमें इस वक्त की जो सिचुएशन है मैं देख रहा हूं पाकिस्तान की, हमारे साथ जो मामलात हैं, जो हमारे साथ 22 किस्म की जो है वो रवैया है, उसके मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान जिस तरफ खड़ा है और जिनके साथ खड़ा है वहां ज्यादा पाकिस्तान को अपने लिए स्पेस नजर आ रहा है, फायदा नजर आ रहा है। और इस वर्चुअल मीटिंग में ना आने का जिस तरह उन्होंने रिस्पांस किया है वो भी बड़ा प्रोफेशनली किया है। उसमें भी उन्होंने कोई उनको नाराज नहीं किया या ये नहीं किया कि भाई हम एक पार्टी बन चुके हैं, बल्कि उन्होंने ये कहा कि इंशाल्लाह हम आएंगे और डेमोक्रेसी के लिए हम काम कर रहे हैं। डेमोक्रेसी सबमिट है, पाकिस्तान से ज्यादा कौन डेमोक्रेसी के लिए काम कर रहा है कि वो इस वक्त अफगानिस्तान के हकूक की बात कर रहा है, वो इस वक्त दुनिया के हकूक की बात कर रहा है, वो इस वक्त अपनी सर्वाइवल की बात कर रहा है। उसके साथ जो 22 किस्म का पेटिफ में और आईएमएफ के अंदर जो रवैया इख्तियार किया गया है, जबकि पाकिस्तान की हर शराइत पे पूरा उतरने की कोशिश कर रहा है, तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान ने इस वक्त बहुत अच्छा फैसला किया है। आपका ख्याल है कि ये नाम कोई ऐसे ही सिर्फ नाम करने के लिए किसी को भेज दिया जाता तो वो भी ठीक है? आप फारूक भाई, आप भी जरा इस पर रोशनी डालिए थोड़ा सा। देखें, इस वक्त पाकिस्तान जो है ना वो डेमोक्रेसी समिट जो गेम है, जो बिग गेम है, उसके अंदर फंसा हुआ है। इस वक्त जो बाइडन समिट था, बाइडन ने जो शुरू में फरवरी में एक स्टेटमेंट दी थी, जब अभी उन्होंने हलफ लिया था तो उस वक्त अमेरिकन सुपरमेसी और पार्लियामेंट पे एक अटैक असॉल्ट हुआ था। आपके कैपिटल को उन्होंने रेड करके उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की थी। तो उस वक्त जो आवाज़ें आई थी वो ये थी कि डेमोक्रेसी डज नॉट हैपन बाय एक्सीडेंट। उन्होंने कहा था वी हैव टू डिफेंड इट, फाइट इट एंड स्ट्रेंथन इट, रिन्यू इट। ये बड़ी बड़ी बातें बाइडन ने की थी, और उसके बाद उन्होंने कहा था कि मैं एक बड़ा समिट करूंगा और मैं जो डेमोक्रेसी उनका ज़्यादातर एक पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज करना था कि खलीजी ममालिक में जो बादशाहत है उसको ख़त्म किया जाए, सऊदीया पे इन्फ्लुएंस रखा जाए। तो उनकी दुखती राग जो है वो ये है कि ये डेमोक्रेसी वहाँ लोगों को अब देखें उसका रिस्पांस क्या हुआ कि चाइना ने भी एक समिट कर दिया। चाइना ने, उन्होंने 110 बुलाए, उन्होंने 200-250 बुला के उन्होंने कहा जी कि सिर्फ चाइनी डेमोक्रेसी ही एग्जिस्ट करती है दुनिया के अंदर, और डेमोक्रेसी जी सिर्फ चाइनी जो गवर्नमेंट का जो सिस्टम है वो डेमोक्रेटिक है, वो हमारी जो डेमोक्रेसी जो है ना वो एग्जिस्ट करती है। और उन्होंने ये कहा कि ये सिर्फ उस वक्त नहीं एग्जिस्ट करती कि आपने जब वोट लेने होते हैं, ये हर वक्त एग्जिस्ट करती है। तो लिहाजा हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग है और हमारे साथ जो नेशन बिजनेस करती हैं वो भी स्ट्रांग है। तो हमारी जो कैपिटल सोच है, जो हमारी जो इकोनॉमिकल हमारे जो डिसीजन है वो डेमोक्रेटिक हमारा वहाँ कम्युनिज्म है। तो आखिर पे उन्होंने ये कहा, उन्होंने 30 पेज का एक वाइट पेपर भी उन्होंने ये 110 मुल्कों के खिलाफ, और उन्होंने कहा है कि ये बेसिकली समिट जो हुआ है ये चाइनी डेमोक्रेटिक सिस्टम को डिमीन करने के लिए किया गया है। और साथ उन्होंने ये भी कहा, अमेरिका को धमकी दी है, बाकियों को उन्होंने कहा कि जो चाइना जो है विल नेवर टॉलरेट बुलिंग। ठीक अच्छा, है जी, चलें ये आंकड़ा आ गया, ठीक है, आपका मौक़िफ़ आ गया, लेकिन मैं सुनिए ना, मुझे खत्म करने दें। जी, इसमें ये हुआ कि रशिया ने, ये प्रोग्राम बंद करना है सर अब मैं। रशिया ने ये कहा कि किसी को क्या हक बनता है कि वो एक बैक यार्ड स्टिक जो है उससे किसी भी मुल्क की जोग्राफियाई और उसकी जो टेरेन है और उसके हालात को देखे बगैर वो उस पे इस तरह के फैसले मुसल्लत करे। तो चलें,
पाकिस्तान ये की ठीक है, क्योंकि इसलिए कि इसके अंदर 100 से ज़्यादा ममालिक शामिल थे। मैं ये कहना चाह रहा था कि पाकिस्तान के लिए एक अच्छा मौका मिला था कि एक वर्चुअल समिट में ये आ जाता, पाकिस्तान को एक ताल्लुकात रीस्टार्ट करने में आसानी होती, क्योंकि पाकिस्तान के मामलात अमेरिका के पाकिस्तान ने साथ अपने फंसे हुए हैं। सॉवरेन कंट्री है, उसने जब अपने अपने हालात देखिए, मैं सर मैं डिपेंड की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी राय दे रहा हूँ कि जिस वक़्त पाकिस्तान की जो ग्लोबल वार्मिंग पे समिट हुई थी, पाकिस्तान ने बहुत एतराज़ किया था, मिन्नतें की थी बुला लो, लेकिन उन्होंने नहीं बुलाया था। तो अब एक मौका मिल रहा था रीस्टार्ट करने का, क्योंकि हम आईएमएफ के पास भी आते हैं, बाकी लोन्स वगैरह भी लेते हैं अपने वर्ल्ड बैंक वगैरह से। तो हमारे अमेरिका के साथ असला भी हम लेते हैं, हमारे सारे जंगी जहाज़ वगैरह। तो हमें सोच समझ कर पॉलिसी खित्ते की और पूरे वर्ल्ड के साथ चलना चाहिए। तो मुझे नहीं इस बात की समझ आई कि पाकिस्तान ने चाइना का स्टैंड लेके क्या लूज़ किया और क्या पाया है, तो इसमें गेन क्या किया है। तो हमारा टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, अगले प्रोग्राम के लिए मैं आप सबसे नाज़रीन से, पैनलिस्ट फ़ारूक मिर्ज़ा साहब से शुक्रिया अदा करूँगा, असलम खान तलवली साहब से, आसिम सिद्दीकी साहब से। तो नाज़रीन, जो हमने बातें की इसके ऊपर अपनी राय आप खुद मुरतब कीजिए और फ़ीडबैक हमें ज़रूर दीजिए। मैं आप सबका दोबारा शुक्रिया आखिर में अदा करूँगा। खुश रहिए, खुश रखें और लोगों में आसानियाँ बाँटिए। मेरी तरफ से तमाम नाज़रीन को, पैनलिस्ट को अल्लाह हाफ़िज़।